36 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसको इम्पोर्ट सॉरी 35 इसको इम्पोर्टेंट क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए इसमें आप देखेंगे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है 35 में और बहुत कुछ दिया हुआ है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए सीबीएसई सैम्पल पेपर 2018 में दिखाया भी है और आईएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि आप देखोगे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट इसके साइज को एकदम बढ़ा दिया है कि बहुत कुछ इसमें दे दिया है। टेंजेबल एसेट्स जो उधर है उसका जो उसके अंदर क्या क्या है वो इधर लिख दिया है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को ऐसा बना दिया गया है कि बस बच्चा देख के डर जाए कि भैया क्या आ गया ये, ठीक है। तो आपको बस खाली ये समझना है कि नोट्स टू अकाउंट इज अ डिटेल फिगर ऑफ द अमाउंट विच इज गिवन इन बैलेंस शीट। तो ये डिटेल फिगर है नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। उसका डिटेलिंग यहाँ पे किया हुआ है और क्वेश्चन जो है वो नीचे थोड़ा सा ही है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसके यही इसीलिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है। बस खाली नोट्स टू अकाउंट दे के काफ़ी उसको वो कर दिया है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग अपने तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग का तरीका क्या था कि सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी हमको दिखा तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेंगे, ठीक है, ताकि हमको बार बार वर्किंग नोट की तरफ न जाना पड़े। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पहले बनाएंगे हम लोग। तो इसमें देखिए कितना है, टू बैलेंस बीडी, यहाँ बैलेंस दिया हुआ है 13 लाख का, और इधर जो हमारा बैलेंस आ रहा है बाय बैलेंस सीडी वो आ रहा है 14,90,000, ठीक है। अब देखिए इसमें प्राइस दिया हुआ है मशीनरी कितने में बिका हुआ है, ये आप देखेंगे। तो मशीनरी वॉज सोल्ड एट 32,000। तो बाय बैंक लिख देंगे, ये आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बाय बैंक इधर जाता है जब मशीनरी बिकता है। तो 32,000 रुपीज़ का आपने बाय बैंक लिख दिया। उसके बाद है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितना दिया हुआ है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको देख के हमने लिख दिया 15,000 रुपीज़, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो अब बता, मशीनरी का दाम दिया हुआ है 50,000 और डेप्रिसिएशन बता दिया है कि हमने लगाया 15,000, तो मतलब मशीन की कॉस्टिंग हो गई 35,000 रुपीज़ और 35,000 का मशीन बेच दिया 32 में। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, हमको समझ में आएगा कि हमारी मशीनरी लॉस में बिकी है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिख दिए और यहाँ ब्रैकेट में लॉस लिख दिए, ठीक है। तो 3,000 का लॉस हो गया। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने एक तरफ पूरा कर लिया। और दूसरे तरफ हमको परचेज फाइंड आउट करना है, इसलिए हम लोग बनाते हैं ये ना, 90% केसेस में परचेज ही फाइंड आउट करना होता है। तो 5,40,000 रुपीज़ इधर लिख दिए और इधर भी हमने लिख दिया 15,40,000। और 15,40,000 में से हम माइनस कर देंगे 3,00,000 रुपीज़, तो हमारा आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपीज़ का हमारा बैंक अकाउंट आ गया, ठीक है। तो इससे हमने एक काम अपना क्लियर कर लिया। अब उसके बाद क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आपको बनाना पड़ेगा कि कितना आपका डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है, ये भी आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए उसको भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग वर्किंग नोट में बना लीजिए, अगर स्टार्टिंग में बना लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे। रूल तो यही कहता है कि स्टार्टिंग में बनाइए, क्योंकि हमको कुछ पता थोड़ी ना है कि आगे क्या कैसे होगा, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे तब ना क्वेश्चन लगाएंगे। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, फिर जब सीए बन जाएंगे तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब डायरेक्ट लगाइएगा। लेकिन अभी तो क्लास 12th में ही है, तो पहले ये लगाइए। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। अब इसके में जो बैलेंस है
बाय बैलेंस BD। बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़ का, तो बाय बैलेंस BD हम लोगों ने लिख दिया इतना पैसा। और उसके बाद है टू बैलेंस CD, ये हमारा हो गया 1,50,000 रुपीज़ का। ठीक है, उसके बाद अब जो मशीनरी है उसका प्राइस लिख देंगे जितने का हमने सेल किया था, टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब इसका हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर में हमारा आंसर आ जाएगा 1,65,000, और इधर आ जाएगा 1,65,000। टोटल करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 65,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन लगा के पहले प्रिपेयर कर लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 35 को। अब आते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक इनर बनेगा आपका, एक आउटर बनेगा। कॉलम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, एक इनर कॉलम, एक आउटर कॉलम। एक में आपका पर्टिकुलर बन जाएगा और यहाँ दोनों में अमाउंट लिखेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए एकदम प्रॉपर आपको लिखना पड़ेगा अब। ठीक है, अब ये बड़े क्वेश्चंस हैं तो इसमें आपको प्रॉपर जैसे लगता है क्वेश्चन वैसे बनाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, तो हम लोग ने पहले से ही आदत बना के रखी है अपना लिखने का। अभी हम लोग जब पुराना पढ़ रहे थे बार बार लिख रहे थे ताकि हमें याद रहे कि ऐसे करना है। ठीक है, उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमारा है वो आएगा 1,20,000 रुपये का। उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब इसमें जो डिप्रिसिएशन लिख रहा है वो पहले करेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखिए कितना है, ये हम लोग ने फाइंड आउट किया है। तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे, आ जाएगा हमारा 65,000 रुपीज़। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्वेश्चन में दिया ही है, हम लोग ने ऊपर जब क्वेश्चन लगाया देख ही लिए थे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो इसमें आ रहा टोटल 3,000 रुपीज़। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जैसा कि आपको पहले ही बता चुके हैं, डिबेंचर हो गया, ये सब चीज़ें जो होती हैं इसका जो भी इंटरेस्ट है उसको आपको इसमें ऐड करना होता है। ठीक है, ये आपने प्रोफार्मा भी देख के आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक नहीं समझे तो प्रोफार्मा को लर्न कर लीजिए। अगर अभी भी आप याद मतलब आपको क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो रही है, कुछ ना कुछ आपका छूट जा रहा है, तो प्रोफार्मा जो है फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसको आप लोग लर्न कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए। अब देखिए
इसका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, तो कौन सा डिवेंचर है? 9%। आपने को यहाँ दिखा दीजिए थोड़ा सा। 9% लगाना है 3,20,000 पे। तो 9% लगाएंगे तो आ जाएगा 28,800 रुपीज़। अब इसको आप ऐड कर देंगे तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पे 96,800। 96,800, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको आप इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, अरे इसको यहाँ क्लोज मत करिए, गलती से क्लोज हो गया। 2,16,800। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब हम लोग आएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। तो इसमें लिख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है? ये है जो आपका ये आंसर आया हुआ है। इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या करना है? अब वही जो ऐड और माइनस करते थे, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ को अब देखेंगे। तो पहले ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम साथ ही में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो देखिए दोनों नुकसान हमने साथ में लिख दिया, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब हमको अलग अलग हेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब हम डायरेक्टली सारा इसी में लिख देंगे, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं, ये कहीं से इलीगल नहीं है, ठीक है। आपको नंबर पूरा ही मिलेगा। डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अलग अलग हेड नहीं बनाते हैं तब भी चलेगा। अब देखिए इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज आ रहा है 40,000 रुपीज़ का। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट, इसकी वैल्यू दी है 20,000। उसके बाद है क्रेडिटर, उसकी वैल्यू दी है 20,000 रुपये। तो टोटल मिला के जो वैल्यू आएगा वो आएगा 80,000 रुपये, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख देंगे 2,96,800, ठीक है। तो यहाँ तक की वैल्यू हो गई। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। अब हमको लेस करना है, ये हमारा ऐड वाला पार्ट था। अब लेस वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही लेस वाला पार्ट भी करेंगे, एक लाइन में उसके पॉइंट्स को लिख देंगे ताकि थोड़ा सा आपका टाइम बचे। लेस इंक्रीज इन CA करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन CL करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल में क्या हो गया? 80,000 रुपीज़। तो इसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो टोटल अमाउंट जो हमारा आ गया वो आ गया 2,16,800, ठीक है। तो ये हमारा ये माइनस वाला था, इसको हमने माइनस वाला यहाँ पे साइन दिखा दिया। तो एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना रहेगा कि जैसे ही ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे उसके ठीक बगल में। ये आपका एक ऑपरेशन पूरा हो गया, ठीक है। तो इसको आप साइड में लिख के यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इसी के ठीक सामने लिखने की ज़रूरत है, उसके नीचे नहीं लिखना है आपको। अब यहाँ पे आप फाइनल कर देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़,
तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, आधा पार्ट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का हो गया। तो इस तरीके से आप क्लोज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो उसी के नीचे सेकंड पॉइंट लिख के आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको हमने हेडिंग लिख दिया। अब देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो मशीनरी परचेज हुई है, पहले वो करेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेना, इनर कॉलम आउटर कॉलम उसी के आगे है ना, ये अलग से बॉक्स मत बनाइएगा, उसी के आगे है। मेरे पेज में जगह नहीं था इसलिए हमने इसको अलग कर लिया। अब इसमें है आपका परचेज ऑफ मशीनरी, कितने का परचेज कर रहे हैं, 2,40,000 का। तो परचेज कर रहे हैं, पैसा जा रहा है इसलिए आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, परचेज हो गया। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी बिक रहा है, पैसा आ रहा है, तो टोटल हमने लिख दिया 32,000, ठीक है। और क्या हुआ है, परचेज ऑफ शेयर इन XYZ लिमिटेड, कितने का परचेज किया गया है, 80,000 का। तो यहाँ भी पैसे जा रहे हैं शेयर खरीदने पे, फिर माइनस कर देंगे। और कुछ ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं है तो इसको फाइनल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल करेंगे तो आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है। टोटल अमाउंट आ गया 288। अब इस अमाउंट को सेम आपने, ये माइनस में आया आपका, बाहर लिख दिया। तो ये बाहर लिखना मत भूल जाइएगा और उसी के ठीक बगल में लिखिएगा 288 आपका ये हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड देखिए कैसे होगा। अब नेक्स्ट आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कितना आ रहा है हमारा, पहला लिख देते हैं, इशू ऑफ 9% डिबेंचर, ठीक है। ये हो जाएगा 80,000 रुपीज़ का। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। उसके बाद इसमें आ रहा है आपका अमाउंट 28,800, ठीक है। फाइनल आंसर जो हमारा हो गया वो हो गया कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें टोटल अमाउंट आ गया 51,200। अब हमने बैलेंस यहाँ पे लिख दिया 51,200, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया था
कि जो आपका नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी है, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, क्वेश्चन देख के आपको वो करना होता है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में देखिए क्या हुआ है, कैश की क्या हालत है। पहले आपका जो कैश था वो हुआ है 80 का, मतलब 80,000 का था, बाद में 60,000 का, मतलब आपका नेट डिक्रीज हुआ है 20,000 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट में ये क्लोजिंग एंट्री आपको इस तरीके से करनी है। यहाँ पे आप लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरा लिखिएगा। अब तो कैश ही ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है, कैश इक्विवेलेंट्स नहीं देता। कैश इक्विवेलेंट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आती हैं। ठीक है, ज़्यादातर उसको सिलेबस से हट देखते हैं, अब दिखता ही नहीं है। तो आपको लेकिन लिखना पूरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ओपनिंग बैलेंस, ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये आपका आ जाता है यहाँ पे 80,000 रुपीज़। अब जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 60,000 रुपीज़। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज़ आपको ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका आंसर कैश बुक के अमाउंट से मैच कर गया तो मतलब आपका आंसर सही है। ठीक है, यही इसका ट्रिक है पता लगाने का कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। तो ये ओपनिंग हो गया। अब देखिए हमारा जो आंसर है वो क्लोजिंग से मैच कर गया, कैश के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर आपका भी मैच कर जाता है एग्ज़ाम में तो आप समझ जाएंगे कि आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, वो भी छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो उसको भी फटाफट ख़त्म करते हैं। तो अब 36 में क्या आपको बोल रहा है, प्रिपेयर प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब यहाँ पे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स दिया हुआ है और बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर द इनकम टैक्स पेड वॉज 2,30,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे 2,30,000 और ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन स्पेशली इसलिए दिया गया है क्योंकि अब जो आगे के क्वेश्चन आएंगे उसमें प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स आपको दिया जाएगा। तो मतलब अभी तक आप दो अकाउंट बार बार बना रहे थे, मशीनरी अकाउंट और उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे। अब एक अकाउंट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। तो आगे के क्वेश्चंस में आपको प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स बनाने आ जाए, इसलिए राइटर ने आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सीख लेते हैं इसको भी, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स अकाउंट। सिंपल सा है, बस खाली आपको ये ध्यान रखना है प्रोविज़न क्या होता है। तो हमें याद आएगा कि प्रोविज़न लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी होता है तो बैलेंस इधर से स्टार्ट आएगा, एसेट्स होता है तो इधर से बैलेंस स्टार्ट होता है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन गलत करा देती हैं। तो लायबिलिटी का हमेशा बैलेंस इधर से स्टार्ट होता है। तो 2,20,000 रुपीज़ हमने ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, अब बैलेंस गिवन भी लिख लीजिए। देखिए ये 2 बाई तुरंत कर दिया करिए, 2 बाय ये आप लोग तुरंत इसको करके ख़त्म कर दिया करिए। बहुत बच्चे होते हैं बाय को छोड़े जाते हैं, आखिरी में लिखते हैं, तो ये सब नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग वाले क्वेश्चन में इसको लिख देंगे तो आपका जीवन थोड़ा आसान रहेगा, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, कितना हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो पेमेंट मेड क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो टू बैंक लिख देंगे जो आपने पेमेंट किया है। ये आपका पेमेंट मेड हो गया। तो टोटल जो पेमेंट हमने किया है 2,30,000 रुपीज़ का पेमेंट किया है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कि कितना पैसा प्रोविज़न हमारा बना है, प्रोविज़न मेड इन 2018। तो बाय, अब जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आएगा वो हमारा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। क्यों स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जाएगा, क्योंकि उतना पैसा हम प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल लेते हैं और उसका प्रोविज़न बना देते हैं। ठीक है,
तो उतना पैसा हमारा उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको निकालना था प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स आईटी अकाउंट, इनकम टैक्स अकाउंट, ठीक है। तो जो इसका बैलेंस आएगा वही आपका प्रोविज़न होगा, और फिर उसको आप यूज़ करेंगे आगे के क्वेश्चन में। तो ये आपका हो जाएगा 4,20,000, और दूसरा भी आपका हो जाएगा 4,20,000। और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2 लाख। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 36 भी कंप्लीट हो गया, और आप सीख गए कैसे बनाना है प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स।